अच्छा जी, अब साथ वाले के कंधे पे थपकी दें। मीनवाइल हम आते हैं पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। गिव अ वार्म हग, कंधे पे थपकी दें। माय डियर, पेज निकालें 269। माय डियर, ऐसा हो सकता है कि आज आप पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 18 अपने खूबसूरत हाथों से करके आ जाएं, नेक हाथों से, सॉरी, नेक हाथों से करके आ जाएं। क्वेश्चन 18, जी जी, घर में बैठ के आराम से अकेले में किचन में। क्वेश्चन 19, तो क्या मतलब है? रोजे में वो फुटबॉल के किसी ने वीडियो भेजी थी, फुटबॉलर फुटबॉल खेल रहे हैं रोजे के अंदर, जिन्हें बैग नहीं सवाल कर सकते यार जी। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्यूलिप लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 शो द फॉलोइंग अमाउंट्स। एसेट्स कितने हैं? 2700 के। लाइबिलिटीज कितनी है? ये कभी भी नहीं सवाल मिलेगा, पेज 269 पे है ना, इसलिए कभी भी नहीं मिलेगा। टोटल लाइबिलिटीज कितनी है? 1620। प्रॉफिट कितना है? 398। While reviewing the draft financial statements, following matters have been noted. Determine the revised amounts of total assets, total liabilities and net profit after incorporating the impact of above adjustments. TL commenced development of a new product on January 17। मेरे ब्रो, डेवलपमेंट कब शुरू कर दी? जनवरी 17 को डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। Following directly attributable cost have been incurred up to the launching date. लॉन्च कब कर दिया इंटेंजिबल? मेरे ख्याल से इस दिन लैब बंद हो गई और साइंसदानों को हमने जो है वो सफेद कपड़े उतार के जो है रवाना कर दिया। सही है, वही कफन में भी। अच्छा, एंड इसमें हंसने की बात नहीं, तो आखिरत की याद आनी चाहिए थी। थोड़ी देर आंखें बंद करो, सोचो। लेके जा रहे हैं घर वाले चारपाई, उठा लो भाई लाश को, उठा लो भाई, ध्यान से उठाओ भाई, चलो भाई, चलो सीधा। नहीं, हंस रही भाई, होगा जो मर्जी कर ले, होगा उस वक्त ख्याल आएगा, काश ये छोड़ देता, अभी छोड़ दें। अच्छा, यकम अक्टूबर 17, it have been capitalized in intangible assets, salary, equipment, consumables, consultant fee. The recording criteria was met on यकम मार्च 17। यकम मार्च 17 रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मेट। ले जाइए इसको, रात होगी, जल्दी दफन करके आना है। यकम मार्च 17, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज मेट ऑन यकम मार्च 17। मट्टी डाल दें, सुराख नजर आ रहा है एक कब्र में, मट्टी जहां से भी भर दें, किसी तरह भी कोई सुराख, रोशनी ना जाए। अच्छा जी, द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वाज मेट ऑन यकम मार्च 17। All costs have been incurred evenly during the period। ये कौन सा पीरियड है? ड्यूरिंग द पीरियड, ये वाला पीरियड है, ड्यूरिंग द पीरियड। All costs have been incurred evenly during the period। जितना अरसा लैब चलती रही, सारी कॉस्ट इवनली इनकर हुई, एक्सेप्ट इक्विपमेंट विच वॉज परचेज्ड ऑन यकम जनवरी 17। इक्विपमेंट तो इवनली इनकर नहीं हो सकती कॉस्ट। असल में देखिए, कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्टाफ को सैलरी हर महीने दी जाती है, कंज्यूमेबल्स होते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह लैब के लिए, वो हर महीने खरीदे जाते हैं, कंसल्टेंट को हर महीने उसकी तनख्वाह दी जाती है। लेकिन इक्विपमेंट तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना कि हर महीने खरीदा जा रहा है, वो एक ही दफा खरीद लिया था हमने, कब? तो लैब इक्विपमेंट की आज हम डेप्रिसिएशन जरूर निकालेंगे और उसको एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे। अब मुझे बता दें, ये वाली कॉस्ट और 90 वाली और 212, ऑल कॉस्ट्स हैव बीन इनकर्ड इवनली
एक्सेप्ट इक्विपमेंट, तो फिर ये 30, 90 और 212 कितना हो गया? 332. 332 has been incurred evenly ड्यूरिंग द पीरियड का कोई मतलब बता दे। ड्यूरिंग द पीरियड जितना सा प्रोजेक्ट चलता रहा, ड्यूरिंग द पीरियड कौन सा है ऊपर? पीरियड तो उसने बता दी है कि 1 जनवरी को हमारी डेवलपमेंट शुरू हो गई थी और 1 अक्टूबर को लॉन्च हो गया। तो ये पीरियड है असल में, ये जो पीरियड बताया हुआ है, इस 1 जनवरी से 1 अक्टूबर तक इवनली कॉस्ट इनकर होती रही। यानी अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो एक्सपेंस निकल आएगा। 7 से तो क्लियर? चलें जी, पकड़ें जी 332 को। ओरिजिनल एंट्री वर्किंग 1, वर्किंग पहला पेज छोड़ दें, जिंदगी में पता नहीं क्या क्या छोड़ा है, पहला पेज भी छोड़ दें। वर्किंग 1, एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट। ये 332 ऑब्वियसली कहीं एग्जामिनर को निकाल के एक दफा आप दिखाएंगे, फिर उसके बाद 332 को पकड़ेंगे आप। 332 has been incurred evenly over the 9 months into January, February. Into January, February. Divided by 9 into 2. 74. And 332 into 7 over 9. 258. और कैश 332. Okay guys? Okay guys? कैश के साथ ही ब्रैकेट में ऐड करके दिखा दें, ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं। चलें जी आगे। एक्सेप्ट इक्विपमेंट, अब 360 को उठाएं। एक्सेप्ट इक्विपमेंट वो कब खरीदा गया है? 1 जनवरी को। कितने का? 360। अब 360 और 332 कितना हो गया? 360 और 332 692 की एंट्री कर ली हमने। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि इक्विपमेंट को हमने क्या करना है? डेप्रिशिएट। कितने सालों पे? वो तो इंटेंजिबल की लाइफ है ना नीचे दी हुई। अभी इक्विपमेंट की लाइफ बताएं। 5 साल। अच्छा, इक्विपमेंट जनवरी फरवरी में कहां इस्तेमाल हुआ? बुरी डेवलपमेंट फेज में। कहां? डेवलपमेंट फेज शुरू हुई है ना, रिसर्च तो हुई नहीं। ये कहां इस्तेमाल हुआ? बुरी डेवलपमेंट फेज में, जनवरी फरवरी। और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर कहां इस्तेमाल हुआ? अच्छी डेवलपमेंट फेज में। तो अच्छी डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करते हैं तो उस फेज की डिप्रिसिएशन को भी कैपिटलाइज करेंगे। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी तो इस्तेमाल हुआ, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है। ये कहां इस्तेमाल हुआ? पता नहीं कि कहां इस्तेमाल हुआ, हमें नहीं पता। हो सकता है फैक्ट्री में आइडल पड़ा, वो लैब के अंदर आइडल पड़ा रहा हो। तो 2 महीने की डेप्रिसिएशन को P&L में डालेंगे और 7 महीने की डेप्रिसिएशन को कैपिटलाइज करेंगे और अक्टूबर नवंबर दिसंबर को एक्सपेंस में डालेंगे।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जनवरी फरवरी और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने बन गए? 5 महीने। इसको क्या करेंगे? और बाकी मार्च से सितंबर तक को क्या करेंगे? कैपिंग। अच्छा, इसमें मेरा मशवरा यह होगा कि आप लोग ना अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की पहले निकाल लिया करें, क्योंकि फिर इसके दोनों में एलोकेट करना होता है। तो पहले अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बताएं कितने से क्रेडिट होना है, क्योंकि इक्विपमेंट ने तो 12 महीने अपनी पूरी जवानी लूज कर दी। इक्विपमेंट की कॉस्ट यही अवेलेबल है 360, इसकी लाइफ सवाल में है 70। इक्विपमेंट ने कितनी वैल्यू लूज की? 72। इस 72 की वैल्यू लूज करते हुए जनवरी फरवरी में किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ? बुरी वाली डेवलपमेंट। मार्च से सितंबर किस लिए इस्तेमाल हुआ? अच्छी वाली डेवलपमेंट। अक्टूबर से दिसंबर किस लिए इस्तेमाल हुआ? पता नहीं। अब क्या करें? 72 अगर डेप्रिसिएशन 12 महीने की है तो मेरे कैलकुलेटर बताओ जनवरी फरवरी की और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की कितनी है? बैलेंसिंग ले लें, कोई मसला नहीं। और अगर लंबा काम करना है तो डन। आखिरी एंट्री कर दें, वो खुद कर दें आप। पॉज करो। यूजफुल है। हाउएवर टीएल हैड नॉट चार्ज एनी अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन की एंट्री कर दें फिर। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated amortization credit। जी कॉस्ट बोले 258 प्लस। अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा ना कि हमारा टेंजेबल किसी इनटेंजेबल को बनाने में हेल्प कर रहा है, इसलिए उसकी अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज को क्या किया करेंगे? डेवलपमेंट फेज की दौरान होने वाली डेप्रिसिएशन को कैपिटलाइज। किस दिन लॉन्च हुआ है? अक्टूबर को। अक्टूबर को लॉन्च हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ओके, रॉन्ग एंट्री बताएं क्या की है अकाउंटेंट ने? रॉन्ग एंट्री क्या की है? ओ Following directly attributable costs have been incurred and have been capitalized as intangible। अन्नेवा बोंगे ने सारे का इंटेंजेबल बना दिया। Following costs have been incurred and have been capitalized as intangible asset। इंटेंजेबल सब आन दो इसी में, सब आने दो। स्टाफ की सैलरियां आने दो, इक्विपमेंट आने दो, 90 आने दो, 212 आने दो, 690 और इंटेंजिबल में डाल दो। पागल है तू? कितना?
एक बार याद रखिएगा, अकाउंटेंट कभी कैश की एंट्री नहीं भूलता। तो कैश इसका मतलब है जितना हमने रॉन्ग एंट्रीज में, ओरिजिनल एंट्रीज में यूज किया है उनको जमा करके देख लें, वही इधर भी आ रहा है। इसका मतलब है इक्विपमेंट को भी इसने किस में डाल दिया, इंटेंजिबल में। अच्छा, अब अगला आपके जहन में सवाल आया होगा, इसने कोई डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन का तो सवाल ही आना चाहिए ना जहन में, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो इसने चार्ज ही नहीं की होगी, क्योंकि इक्विपमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब ये सवाल नहीं आना चाहिए जहनों में कि उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, उसने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तब चार्ज करता जब पीपी रिकॉर्ड करता, उसने पीपी रिकॉर्ड ही नहीं किया। अमोर्टाइजेशन उसने चार्ज ही नहीं की, क्योंकि जहन में यह सवाल आना था कि अगर इंटेंजिबल रिकॉर्ड हो गया है तो अमोर्टाइज भी हो गया होगा। सवाल ने देखें, सवाल में गलतियां कहां कहां बता रहे हैं, दो जगह। फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट हैव बीन कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल और नॉट चार्ज्ड एनी, ये दो गलतियां हैं सवाल में, बाकी सारा सवाल ओरिजिनल डाटा है। अगर ये दो गलतियां ना दी होती तो ओरिजिनल एंट्रीज ही हमारा सॉल्यूशन होती। सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट तो बहरहाल कुछ और है। तो अब रॉन्ग एंट्रीज इसकी बेस पे बनेंगी। ये सारी कॉस्ट कहां डालनी, इंटेंजिबल। और दूसरी गलती क्या की, और अगर कहता अमोर्टाइजेशन चार्ज कर दिया तो फिर मैं शायद कुछ ऐसे करता 692 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3/12, फिर मैं इस तरह करता कि गलत अमोर्टाइजेशन भी निकालता। अगर वो कहते हैं बेस्ड ऑन दिस कॉस्ट ही हैज आल्सो कैलकुलेटेड अमोर्टाइजेशन, तो फिर जो उसने इंटेंजिबल माना है फिर उसी को अमोर्टाइज किया होगा ना। तो अमोर्टाइज शुक्र है कहते हैं किया नहीं। तो डेप्रिशिएट क्यों नहीं किया, क्योंकि पीपी रिकॉर्ड नहीं किया। अमोर्टाइज क्यों नहीं किया, सवाल कह रहे हैं। तो बता दें अमोर्टाइजेशन की उसने कोई एंट्री की है, नहीं की है। अब इसको सामने रख के क्या बनाना है, रेक्टिफाइंग एंट्री। ये ओरिजिनल एंट्रीज हैं और ये रॉन्ग एंट्री है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री को बनाएं या फिर डायरेक्ट इन एंट्रीज का इफेक्ट एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट पे शो कर दें। डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री बना के टाइम जाया करने की जरूरत नहीं। अब सवाल का पहला पेज निकाल लेते हैं। अनएडजस्टेड फिगर्स बताएं, किस किस की, एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट फॉर द ईयर। गलत फिगर्स बताएं जो सवाल में दी हुई हैं। 2700, 1620, 398। थ्री कल की क्लास में जोहर के बाद भी आना है तो पराठा खा के आएंगे या ठे खा के आएंगे, ठा काफी है, मसला नहीं, कुछ नहीं होता है इन चीजों। प्रिकॉशनरी मेजर में इतना ना खाया करें कि पूरा दिन परेशान रहे, कभी इधर लेट रहे हो कभी उधर लेट रहे हो। ओके, बबलू उधर गिरा हुआ है तो बबलू को निकालो, तो इधर गिरा हुआ है तो बबलू है बबल है। जी करें जी शुरू। अच्छा जी, अब आज जरा रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनाने का तरीका देख लें। डायरेक्ट पोस्टिंग करने लगे हम। सबसे पहले मैं एक्सपेंस का लफ्ज नजर आ रहा है इसलिए वर्किंग में एक्सपेंस जाके लिखने लगा। बेशक पहले सफ़े पे ही आप कर लें या जहां भी कर लें, आपने जो वर्किंग करनी है। अच्छा, ये भी वर्किंग्स थी, वो वर्किंग 1 थी या 2, जैसे भी कर लें। अच्छा, एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होना चाहिए था,
खर्चा 74, खर्चा 30, खर्चा 7.5। कितना खर्चा रिकॉर्ड हुआ? खर्चा तो कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। कितना खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए था? 74, 30, 7.5। और कितना रिकॉर्ड हुआ? 0। कितना रिकॉर्ड होना चाहिए था? 111.5। और कितना रिकॉर्ड हुआ? 0 से 111 पे ले जाएं खर्चे को, या 111 से 0 पे ले जाएं? 0 से 111 पे। गलत से सही की तरफ जाना होता है जिंदगी में, गलत से सही की तरफ जाना होता है। बेहतर है गलत की ना करें, तो गलत से सही की तरफ जाना है, 0 से 111 की तरफ जाना है। तो बोले खर्चों को 111 से डेबिट कर दें। बोले खर्चों को 111 से, खर्चे रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट 111.5 खर्चे रिकॉर्ड हो गए। ये तरीका होता है ओरिजिनल और रॉन्ग को कंपेयर करने का। जी ये तरीका तो हमें बचपन से पता है। अच्छा जी, कैश क्रेडिट होना चाहिए था 332 से और 360 से, और क्रेडिट भी हो गया 692 से। अब कैश को क्या करें? बराबर ही, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं, कैश की एंट्री अकाउंटेंट गलत नहीं करता। डन। अब आ जाए इनटेंजिबल की तरफ। ये भी तो अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट इंटेंजिबल ही है ना। जब एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनता था तो ये एंट्री होती थी ना, अमोर्टाइजेशन डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट। अच्छा जी, अब इनटांगेबल। इनटांगेबल कितने से डेबिट होना चाहिए था? 258 से। और कितने से डेबिट होना चाहिए था? 42 से। और कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 7.5 से। यानी ओवरऑल इंटेंजिबल को कितने से क्रिएट होना चाहिए था? 290। कितने से किताबों में नजर आना चाहिए था इंटेंजिबल को? लेकिन हमारे बोंगे अकाउंटेंट ने, बोंगे ने बोंगी मारी और किस पे रिकॉर्ड कर दिया? रिकॉर्ड किस पे होना चाहिए था? 258 प्लस 42 माइनस 7. इस पर किताबों में पढ़ा होना चाहिए था, लेकिन प कितने पे है? 692 पे। जी डिफरेंस 390.5 से इंटेंजिबल को कम करना है। कितने से कितने पे लाना है गाइस? 692 से 292 पे लाना है। तो इंटेंजिबल को इतने से क्या कर दें? कम कर दें। इंटेंजिबल एसेट कम कर दें। एसेट्स को कम करूं, क्या करूं? लायबिलिटीज को बढ़ाऊं, प्रॉफिट्स पे? खर्चे बढ़ने से तो प्रॉफिट कम हो गए ना। तो इनटेंजिबल क्या होता है? एसेट कम कर दें। कितने से? ओके गाइस, चलो चलिए दुनिया दिवस नुकरे। इसको टिकू मार दें। टिकू
टिकू टिकू टिकू। अब क्या रह गया? पीपी इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को 360 से डेबिट पढ़ना चाहिए और 72 से क्रेडिट पढ़ना चाहिए। तो वर्किंग में मिसाल के तौर पे ये 1 2 3 इक्विपमेंट 360 माइनस वर्सेस इक्विपमेंट कितने पे आ रहे हैं? आ ही नहीं रहा, अकाउंटेंट ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। वर्सेस 0। क्या राय है, किसको किस पे ले जाएं? 0 को 288 पे ले जाएं या 288 को 0 पे ले आए? इक्विपमेंट नहीं था, होना चाहिए, तो 0 से इक्विपमेंट को क्या करें? बढ़ा दें। कितने से? 288। और अब छोटा सा एग्जामिनर को लिख के पूछ लें, हुण आराम है? अब रिवाइज्ड फिगर्स तेरी निकल आई, लिखें हुण आराम है। प्यार से लिखें हुण आराम है, या बुलवाएं डॉक्टर को। कोई ऐसा सिस्टम बताएं कि आपके घर वालों को पता चल जाए बच्चा हॉस्टल में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। कैमरा लगा के अब्बू को एक्सेस दे दें और खुद नहीं सीधे होना। किस टाइम पहुंचे थे कल रूम? आप लाहौर के हो? ठीक। किस टाइम? 1:30 बजे पहुंच गए थे। ठीक है, 1:45 तक नमाज पढ़ी, फिर 1:45 से लेके ऑनवर्ड्स 4:45 असर तक क्या किया? कुछ नहीं। और इन भाई से पूछेंगे अभी प्लानिंग फेज की, इनको 3-4 लाइनें याद नहीं होनी। क्या पता याद हो आपकी। बाद में आपकी चाची का पुत्र है, मुझे तो अभी बात कर लेने दो। चलो हो सकता है हो याद, माशाल्लाह। ये थोड़ी थोड़ी सुस्ती आ रही है ना, अभी से आ रही है ना? नहीं तो ये टाइम भी तो अच्छा। फिर असर पड़ के आए 5:15 पे, तो 5:15 से लेके 6:13 तक क्या किया? कुछ नहीं। ऑडिट। अच्छा, उनकी बारी पहले आती ऑडिट वालों की। हाँ, अच्छा। 6:45 से अजाने ईशा तक क्या किया? 7:45 तक कुछ नहीं। कॉपी पेस्ट। ठीक है, 9:45 तक तकरीबन सलाम फेर देते हैं 3 वितर के बाद। बल्कि हमारी मस्जिद में कल 9:40 ही हो गया था, तो जल्दी हो जाता है। तो बोलें जी, 9:45 से लेके 12 बजे तक क्या किया? हफीज सेंटर। हफीज सेंटर। सोए कितने बजे? 12 बजे। उठे कितने बजे? वापस आ गए ना यार।
अच्छा ठीक है, 5:30 बजे आप जो है वो फारिग हो गए, तिलावत वगैरह करके जिक्र करके, 5:30 से लेके फिर 5:30 से सो गए, फिर ऑडिट किया। यार हम पागल हैं यार, R2 वाले हम पागल हैं, हम नहीं माने। ऑडिट किया, ये R2 क्या? अच्छा टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला इनको। वो टाइम यार, R2 के लिए टाइम नहीं मिला चाहिए। क्या मेरे भाई? अब्बू का टेलीफोन नंबर बताओ भाई, इस नंबर पे सेंड करेंगे। व्हाट्सएप नहीं यूज करें? अच्छा जी, अब माय डियर आप आ जाएं पेज 270 पे, पॉइंट 2। पुत्र अब आप सीधे हो जाओ, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, बिल्कुल गलत बात भाई, ये ऐसे ही जो मोंगी सी को मारे ना ईद के बाद पढ़ेंगे। जिसने पढ़ना है उसने अभी भी पढ़ना है, जिसने नहीं पढ़ना उसने बाद में भी नहीं पढ़ना। तो जितना आप IS-38 और IS-41 का बर्डन ईद से पहले पे शिफ्ट कर लेंगे, उतना आप थोड़ा सा रिलैक्स आगे फील करेंगे। रिलैक्स तो आपको पता है हमने आगे भी नहीं होने देना। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाने के बाद अ क्लेम ऑफ 20 मिलियन वाज लॉन्च्ड बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर ने क्लेम किया है 20 मिलियन का। उसने 20 मिलियन एंटिटी से मांगा है क्योंकि हमने उसे 2017 में हमारे साल में गलत चीजें सप्लाई की थी। तो और हमारे लॉयर के मुताबिक क्लेम सक्सीड हो जाएगा। क्लेम सक्सीड हो जाएगा क्या मतलब है? वो बंदा जीत जाएगा या हार जाएगा? नहीं, हार जाएगा नहीं। द चांस दैट क्लेम है उसने मांगा हुआ वुड सक्सीड, वो जीत जाएगा। इसका चांस हाई है या लो है? हाई है। आप बताएं कितना चांस है 20 मिलियन देने का? 80%। और 20% चांस है कि उसे पैसे, लेकिन ज्यादा चांस है कि उसे पैसे देने पड़ेंगे। ये है मोहतरम IS-37। ये हमने अभी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन कोई मसला नहीं, एंट्री इसकी आसान सी है, वो मैं आपको भी करवा देता हूं। IS-37 में मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर 50% से भी ज्यादा चांस हो पैसे देने का तो हम पूरे 20 मिलियन की एंट्री किया करेंगे, क्योंकि हाई चांस है पैसे देने का। तो अच्छा खासा चांस है पैसे देने का, हम केस हार जाएंगे। इसकी एंट्री बताएं क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट। नहीं, अभी तो देने हैं ना, अभी तो कोर्ट का फैसला नहीं आया। वैसे उस स्टैंडर्ड में ना इस पेएबल का नाम होगा प्रोविजन। प्रोविजन हम ऐसे पेएबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं, वो कुछ और होता है। प्रोविजन हम आने वाले दिनों में ऐसे पेएबल को कहा करेंगे जिसकी अमाउंट अभी अनसर्टन है। जब कोर्ट का फैसला आएगा फिर अमाउंट सर्टन होगी। लेकिन सादा सी बात कर लें, बस छोड़े परे। हमारे खिलाफ किसी ने कितने का केस किया है? 20 मिलियन का। इसकी एंट्री बताएं। एक्सपेंस डेबिट पेएबल टू डेट पर्सन क्रेडिट। नोट कर लो, इसको पोस्ट कर दें। अगर क्या मतलब? हाँ हाँ, 40% होगा तो क्या करना है, वो IS-37 का वेट करें। IS-37 मेरे से समझने की कोशिश ना करें ना, अभी ये मैं कह रहा हूं। IS-37 में देख लेंगे बाकी चीजें। कराएं जी एंट्री। एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट होने से प्रॉफिट कितने से? एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। केस
प्रोविजन किसी के खिलाफ नहीं बना रहे, ये पेएबल टू कस्टमर बना रहे हैं जिसको हमने पैसे देने हैं। ये प्रोविजन वो वाली प्रोविजन नहीं है, वो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होती है, इसलिए इसका नाम फिलहाल आप पेएबल समझ लें। बाकी आइए 37 में देखेंगे इसका नाम क्या है। एक्सपेंस डेबिट पेएबल टू कस्टमर क्रेडिट। उसे हमने क्या चीज बेची थी, कोई भी चीज बेची थी जो डिफेक्टिव थी, खराब हुई भी थी, तो उसने हमारे खिलाफ केस कर दिया 20 मिलियन का। एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट नहीं, वो तो इधर अपन नेचर ही लिखनी होती है ट्रांजैक्शन की, इधर कौन सी एंट्रीज हो रही हैं। डन जी, चलें। ये तो IS2 की एडजस्टमेंट है। साल के एंड पे ना हमारे पास 800 यूनिट्स पड़े हैं इस प्रोडक्ट के, और ये प्रोडक्ट क्या है, डिफेक्टिव। इस प्रोडक्ट में कोई मसला है, तो इसी प्रोडक्ट के हमारे पास यूनिट्स पड़े हैं इन्वेंट्री में, एट कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख पर यूनिट। तो 800 यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं और एक की कॉस्ट कितनी है, 1.5 लाख। फर्ज कर लें ये एयर कंडीशनर है, तो 800 एसी हमारे पास पड़े हैं, एक एसी 1.5 लाख रुपए का है, खरीदा है हमने। ऑल दीज यूनिट्स हैव द डिफेक्ट्स, सब में ही डिफेक्ट है। एसी लगाते हैं तो आवाज आना शुरू होती है, चिर चुर पी पॉ। आमतौर पे तो वैसे हम 2 लाख का बेचते हैं, लेकिन अब तो हालात बड़े माड़े हो गए ना, अब तो हमारे एसी के बारे में लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये एसी है, ये एसी लगा के अपना एसी निकल जाता है बंदे का। तो टीएल हैज ऑलरेडी कमिटेड, हम किसी से पहले ही वादा कर चुके हुए हैं कि 300 तो जमाल को बेचेंगे एट अ प्राइस ऑफ 2,20,000। आप कह रहे होंगे आमतौर पे 2 लाख का बिकता है और जमाल ने इकट्ठे 300 खरीदे, उसको 2,20,000 का बिक रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होती। असल में कई दफा ऐसा होता है कि इसी मार्केट में क्या कहते हैं, हमारी वाली क्वालिटी के मिल नहीं रहे होते, तो अब लोग आके कहते हैं 10 एसी दो, 15 एसी दो, हम कहते हैं हम इतने नहीं देते, हम एक एक करके बेचते हैं। अब कोई हमें आके मजबूर करता है मुझे 300 चाहिए, मैं क्या करूं, मैं कहूंगा फिर मैं आपको बहुत महंगा लगाऊंगा। तो ठीक है, कोई मसला नहीं, ये ना कहें कि बल्क क्वांटिटी ले रहा है तो डिस्काउंट क्यों नहीं मिल रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टीएल हैज ऑलरेडी कमिटेड टू सेल 300 यूनिट्स टू जमाल एंटरप्राइज। टीएल ने ऑलरेडी कमिटमेंट कर ली है कि 300 जमाल को बेचेगा एट 2,20,000 पर यूनिट। तो बाकी कितने रह गए, 500। फिलहाल इनकी कॉस्ट तो अलग अलग कर लेना, कॉस्ट 1.5 लाख है, फिलहाल इनकी कॉस्ट अलग अलग कर लें। यूनिट्स बताएं, 800 यूनिट्स, इसमें से जो 300 हैं जमाल वाले, उनकी कॉस्ट बताएं। 300 ज़रब 1.5 लाख रुपया, कॉस्ट बोले ना माय डियर इनकी 45 मिलियन रुपीज। इन मिलियन में सॉल्व करें आप, चलें ठीक है। इनकी कॉस्ट बन गई 45, और किससे कंपेयर करेंगे, एनआरवी से। किससे कंपेयर करेंगे, एलआरवी से। अच्छा, 500 की कहानी अलग चलाएं। 500 जमाल को बेचनी है या 500 किसी कमाल को, अमजद को, अकरम को, भूल गए आप लोग आधे नाम। अच्छा, इसकी कॉस्ट बताएं 500 की। थोड़ा सा ऐसे समझ लें, दरमियान में एक लाइन सी है ताकि कोई इधर की चीज उधर ना चली जाए, जमाल की चीज कमाल में ना चली जाए, कमाल की चीज जमाल में ना चली जाए। इसको जरा अलग कर लें। कॉस्ट 500 ज़रब 1.5 लाख आजकल कितना आ रहा है, 75 मिलियन। अब इन दोनों की क्या निकालनी है हमने, एनआरवी निकालनी है। यहां तक नोट कर लें, 61-62।
हो गया जी। अब मुझे ये बताएं, TL has already committed to sell 300 units to Jamal Enterprise at a price of 2,20,000 per unit. TL has estimated that 80,000 per unit would be incurred to remove the defect. Further, each defective unit can be sold for 1,30,000 in current condition. पहले मुझे बताएं कि जमाल को हमने 300 यूनिट्स बेचने का कमिट कर लिया हुआ है, तो जिससे कमिट हो गया है ये यूनिट्स बेचने का, तो उसको क्या मैं 2,20,000 के अगर बेचना चाहूंगा तो 2,20,000 ही उससे डील हुई भी है, वो लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मस्ट रिपेयर करनी पड़ेगी। इसको एज इट इज बेचने वाली ऑप्शन नहीं है कि खराबी बेच दो, क्योंकि उससे वादा हुआ है कि तुम्हें अच्छी वाली चीज कितने की बेचनी है। तो टू रिसीव 2,20,000 आई हैव टू इनकर अ खर्चा ऑफ 80,000। तो पहले जमाल की बात करें। जमाल के यूनिट्स की एनआरवी निकालते हुए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितने यूनिट्स? 300 जरब 2,20,000 66 लेस कॉस्ट टू रिपेयर कितने यूनिट्स? जरब 80,000। जवाब 42। जमाल को कितने में बेचने का वादा कर लिया हुआ है? 2,20,000 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? खराब 130 का बेच दें या रिपेयर करा के 220 का बेचें? जहां कमिटमेंट हो चुकी होती है तो वहां कमिटमेंट को डिसऑनर नहीं करना होता कि कमिटमेंट हो गई आपको 220 का बेचने की, तो सही चीज 220 का बेचने की कमिटमेंट हुई है ना। अच्छा, बाकी यूनिट्स की वैल्यू रियलाइज करने के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं? बाकी यूनिट्स तो अभी कोई कमिट नहीं हुआ किसी से, तो बाकी यूनिट्स की वैल्यू रियलाइज करने के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं? ऑप्शन नंबर 1 कि उनको 80,000 का रिपेयर करके 2 लाख का बेचें। उनको नहीं 2,20,000 का बेच सकते, वो तो जमाल बेचारा फंस गया था हमारे पास। 80,000 का रिपेयर करके उनको कितने का बेचें, या उनको एज इट इज 1,20,000 में। क्या आप एग्री करते हैं कि ये इसके पैसे रियलाइज करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं? इधर खराब बेच दें 1,30,000 का, फिर रिपेयर नहीं करानी पड़ेगी, या सही करा के बेच दें 2 लाख का, फिर 80,000 की। अब मेरे ख्याल से एनआरवी 2 तरीके से निकाल के देखें, फिर एनआरवी दोनों में से बेहतर लीजिएगा, बेहतर वाली। हाँ, कॉस्ट एनआरवी में से लोअर ही लेना है, वो बात अपनी जगह, लेकिन एनआरवी में अगर 2-3 ऑप्शंस आ जाएं कि लाहौर में बेचो तो इतने का बिकेगा, फ्रांस में बेचो तो इतने का बिकेगा, तो दोनों खर्चे लगा के देख लें कि फ्रांस वाले कितने का ले रहे हैं, लाहौर वाले कितने का ले रहे हैं, एनआरवी दोनों की निकाल के देख लें। एनआरवी ऑप्शन 1 एज इट इज देख लें, जैसे जो मर्जी पहले कर लें। ऑप्शन 1 एज इट इज बेचेंगे तो एस्टिमेटेड सेल प्राइस 500 जरब 1,65,000। थोड़ा सा मैं अंदर कर लेता हूं इसको, 65 75 थोड़ा सा बाहर रखा हुआ है, 65। या तो मैं 500 यूनिट्स को खराब बेच दूं, या ऑप्शन 2 रिपेयर करके बेचूं। रिपेयर की जगह आफ्टर रिपेयर लॉस लिख लेना चाहिए। तो फिर कितने का बिकेगा? जवाब 100 लेने के लिए कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट टू रिपेयर, जिसे कॉस्ट टू कंप्लीट कहता था IS 2 जी। 500 इंटू
क्या पसंद करेंगे? समोसा। क्या पसंद करेंगे? एज इट इज बेचना पसंद करेंगे या रिपेयर करा के बेचना पसंद करें? एज इट इज बेच देंगे तो पैसे ज्यादा दे जाएगा। अब दोनों में से हायर उठा लें बाहर, 65। अब किताबों में किस पे पड़ी होंगी चीजें? कॉस्ट पे। किताबों में किस पे पड़ी होंगी चीजें? कॉस्ट पे। अगर एनआरवी लोअर हुई तो मैंने किस पे लानी है? वरना फिर किस पे पड़ी रहने देनी है? कॉस्ट पे। और अगर कॉस्ट ही लोअर हुई तो फिर मुझे यहां एडजस्टमेंट कुछ नहीं करनी पड़ेगी। अब मुझे बता दें व्हाट इज कॉस्ट, लेकिन दे के कितना जाएगा? एनआरवी लॉस। नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में जरूरत नहीं, बस लॉस का लॉस लिख दिया काफी है। एनआरवी लॉस 3। किताबों में कितने पे पड़ा है? 75। दे के कितने जाएगा? 65। एनआरवी लॉस 10। एनआरवी पर लाने के लिए क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? एनआरवी लॉस। एनआरवी पर लाने के लिए एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 45 से 42 पे लाना पड़ेगा और 75 से 65 पे लाना पड़ेगा। एंट्री बताएं और लिख लीजिएगा कहीं अपने लिए। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री 3 जमा 10 13। ये एनआरवी लॉस की एंट्री होती है, याद रखिएगा। एनआरवी एडमिन एक्सपेंसेस में नहीं जाता, बिजनेस के कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। हो गया जी। अब ये एंट्री करवाएं। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाने से खर्च प्रॉफिट कम हो जाएंगे। और इन्वेंट्री एसेट है, एनआरवी लॉस। आगे वर्किंग का रेफरेंस आ जाएगा। भाई आज कर लो कि इस सवाल को दोबारा घर में कर लेना यार। वो कुछ नहीं वाला टाइम हमें दे दो, काफी सेंटर वाला टाइम भी हमें दे दो, हम भी खुश हो जाएंगे। ऑडिट वाला टाइम तो नहीं हम आपसे मांग रहे। जी टोटल 2516। जमाल वाले क्यों एज इट इज नहीं बेचने थे? कमिट कर लिया हुआ कि 2,20,000 के बेचने, तो फिर रिपेयर करा के बेचने हैं। दूसरे वाले एज इट इज भी बेचे जा सकते हैं, और उनमें से बेहतर क्या है? एज इट इज बेचना। ऑप्शन 2 में सेलिंग प्राइस और रिपेयर कॉस्ट को नेट करके लिख सकते हैं। हाँ, बस एनआर भी निकालनी है ना।
ओके हो गया जी। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज एंड नेट प्रॉफिट। इन्हों दोबारा पढ़ लें इस एडजस्टमेंट को। साल के आखिर में 800 यूनिट्स प्रोडक्ट के हैं 1.5 लाख रुपए के। ये सारे के सारे यूनिट्स में डिफेक्ट्स हैं। आमतौर पे ये 2 लाख का बिकता है, लेकिन जमाल को हमने 2,20,000 का बेचना है। उसके लिए 80,000 का रिपेयर कराना पड़ेगा। वैसे अगर रिपेयर कराए बगैर बेचें तो ये 1,30,000 के बिकते हैं, लेकिन जमाल को 1,30,000 के इसलिए नहीं बेचेंगे कि उससे कमिट कर लिया हुआ कितने का बेचना है, तो उसे फिर सही वाला बेचेंगे। बाकी लोगों को 1,30,000 का भी बेच सकते हैं। अच्छा जी, अब आप डिस्क्लोजर्स निकाल लें। पेज नंबर 231। अच्छा, टेंजिबल्स के अंदर आपको पता है डिफरेंट नेम्स आ रहे होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारे नेम्स आ रहे होते हैं। तो इंटेंजिबल्स में कहते हैं मेरी नज़र में मोटी मोटी कैटेगरीज ये हैं। अ क्लास ऑफ इंटेंजिबल इज अ ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स ऑफ सिमिलर नेचर। कहते हैं क्योंकि इंटेंजिबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए इनको ग्रुप कर लिया करो, ग्रुप कर लिया करो। जब नोट बनाने लगो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी का नोट नहीं बना था, जैसे कल हम बना रहे थे लाइसेंस का फलां का नोट, तो नोट बनाने में इन्हें ग्रुप कर लिया करो। एग्जाम्पल्स ग्रुपिंग में मैं कहते हैं ब्रांड नेम्स को अलग रखा करो, लेकिन ऑब्वियसली परचेज वाले, इंटरनली जनरेट वाले तो कैपिटलाइज ही नहीं होते। ब्रांड्स को अलग करा करो। मैसेज पब्लिशिंग टाइटल को इकट्ठे कर लिया करो, अखबारों के और बुक्स के टाइटल्स को इकट्ठे कर लिया करो, एक ही हेडिंग दे दिया करो। समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? वो जो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अकमोलेटेड डेप्रिसिएशन का नोट बनता है, उसमें पहली हेडिंग ब्रांड नेम, दूसरी हेडिंग मेथड एंड, कहता है इस तरह कैटेगरीज बना लिया करो, वरना बहुत लंबा हो जाएगा नोट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अलग रखा करो हमेशा। लाइसेंसेज और फ्रेंचाइजेज जो लोग आप लोगों ने ली हुई है किसी की फ्रेंचाइज, उनको भी अलग रखा करो, इकट्ठे कर दिया करो लाइसेंस और फ्रेंचाइज को। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड अदर राइट्स, सर्विसेज, इनको अलग रखा करो। ऑपरेटिंग राइट, किसी जगह पे आपको ऑपरेट करने का किसी शहर में राइट मिल गया जो बाकी लोगों को नहीं है। रेसिपीज, फॉर्मूलाज, मॉडल्स, डिजाइन एंड प्रोटोटाइप्स, इनको अलग रखा करो। और इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट को अलग रख लिया करो। तो कहते हैं मेरी नजर में ये कैटेगरीज बना दिया करो इंटेंजिबल्स की। जनरल डिस्क्लोजर्स, an entity shall disclose the following for each class of intangible, distinguishing between internally generated and other. internally generated and other का क्या है? आगे लाइन पढ़ें। Whether the useful life for indefinite or finite, सबसे पहले यूजर्स को क्या बताएं कि हमारे इंटेंजिबल्स की लाइफ इनडेफिनिट है या, और अगर फाइनाइट है तो क्या लाइफ है या फिर अमोर्टाइजेशन, यानी 10 साल लाइफ है या 10% रेट है, ये यूजर को बता दें। ये हम बताते होते हैं, मुझे नोट के नीचे दुम के तौर पे 2-3 लाइनें कल डाली थी परसों। अमोर्टाइजेशन मेथड भी बता दें, वो भी मेरे ख्याल से नीचे बता देते होते हैं। लेकिन अमोर्टाइजेशन मेथड सिर्फ उनका, किनका, जिनकी फाइनाइट लाइफ है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एट द बिगिनिंग एंड एट एंड ऑफ पीरियड। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और वो बिगिनिंग और एंड पे बताएं। ये कहां बताते होते हैं हम? नोट में। आपको याद आ रहा होगा, नोट में बताते हैं। The line item of P&L in which amortization is included. ये एनुअल रिपोर्ट की तरह
पी एंड एल के लाइन आइटम्स जहां पे ये इंक्लूडेड है, ये देखें पी एंड एल बना हुआ है पैकेजेस वालों का। पी एंड एल, पी एंड एल में क्या आ रही हैं? सेल्स, सेल्स के बाद क्या आ रही हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। एडमिन एक्सपेंसेस होंगे हेड ऑफिस के, मार्केटिंग एक्सपेंसेस होंगे सेल्स ऑफिस के, और कॉस्ट ऑफ सेल के होंगे फैक्ट्री वाले खर्चे। याद है ये वो मैंने 4 चीजें भी दिखाई थी इंटेंजिबल के चैप्टर में। भाई ये इसके खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल में चले जाते हैं फैक्ट्री के, इसके खर्चे सेलिंग एक्सपेंसेस में, और इसके खर्चे एडमिन में। डन? अच्छा, सिर्फ ब्लू वाली चीजें देखें। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन, सेलिंग, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमारा पी एंड एल है। तो कहते हैं बता दो कि कहां कहां कितनी कितनी अमोर्टाइजेशन पड़ी हुई है। कुछ अमोर्टाइजेशन हो सकते हैं कहां पड़ी हो? एडमिन में। अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है एडमिन ऑफिस में, हो सकता है कुछ अमोर्टाइजेशन पड़ी हो मार्केटिंग में, अगर इंटेंजिबल यूज हो रहा है सेल्स ऑफिस में। तो इट ऑल डिपेंड्स कि इंटेंजिबल हमारा यूज कहां हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का नोट नंबर 31 जाके देखता हूं कि इसमें कोई अमोर्टाइजेशन पड़ी भी है, कि नोट नंबर 31 में इसने एडमिन के दफ्तर में क्या क्या खर्चे किए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहां पर अमोर्टाइजेशन जो है वो पड़ी हुई है। मैं पहुंच रहा हूं, ढूंढे अमोर्टाइजेशन। ये तो बता दें किस किस हेड में कितनी कितनी अमोर्टाइजेशन पड़ी हुई है। ये प्रैक्टिकली हम किस टॉपिक में करेंगे? फाइनल अकाउंट्स का एक टॉपिक आएगा जब हम प्रॉपर पी एंड एल बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसके लिए ये डिस्क्लोजर था। तो ये बात अब याद रहेगी या क्लास के बाद आके पूछेंगे? ये जरा रिवाइज करवा दें। याद रहेगी? रिवाइज करवा दें। मैं जा रहा हूं। तो मुझे बताएं लाइन आइटम्स ऑफ पी एंड एल क्या होते हैं? लाइन आइटम्स ऑफ पी एंड एल एडमिन में पढ़ाए, सेलिंग में पढ़ाए, या कॉस्ट ऑफ सेल में पढ़ाए? ओके, नेक्स्ट, a reconciliation of the carrying amount at the beginning and at the end of period. beginning और end of period की reconciliation बना दें। उसमें क्या क्या आएगा? ओ यार वही एडिशंस, डिस्पोजल्स, अमोर्टाई, एक्सचेंज डिफरेंसेस हम IAS 21 में देखेंगे। अदर चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट ड्यूरिंग द पीरियड। और कोई चेंजेस आपको मुनासिब समझे? एडिशंस, एडिशंस में क्या क्या आता है माय डियर? सेपरेटली दोज फ्रॉम इंटरनली डेवलप्ड एंड दोज। आप पता चल गया ये हम क्यों अलग अलग शो कर रहे थे? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर। एंड दोज एक्वायर्ड थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन के जरिए कोई बना बनाया बिजनेस आपने किसी का खरीद लिया तो वो भी अलग से बता दें। इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड रिजल्टिंग फ्रॉम एंड फ्रॉम इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज्ड और रिवर्स। डन? आगे पढ़ें।
एनी अमोर्टाइजेशन रिकॉर्डेड इन द एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग अदर चेंजेस इन द कैरिंग अमाउंट ड्यूरिंग द पीरियड, और किसी भी वजह से कैरिंग अमाउंट में चेंज आ गई तो बता दें। अच्छा जी, क्या हुआ? रिकॉर्डिंग इतनी ऊंची बोला, मैंने समझा मुझे कह रहे हो कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई सुबह से, मैंने चले जाना था फिर घर। डिस्क्लोजर अंडर सर्टन circumstances, an entity shall also disclose, number 1, अगर एक इंटेंजिबल की लाइफ इनडेफिनेट है ना तो आप उसकी कैरिंग अमाउंट बता दें। फॉर एन इंटेंजिबल एसेट हैविंग एन इनडेफिनेट लाइफ, द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड द रीजन सपोर्टिंग द असेसमेंट ऑफ इनडेफिनेट लाइफ। आपको क्यों लग रहा है कि इसकी आपको क्यों लग रहा है कि इसकी लाइफ इनडेफिनेट है? रीजन बताएं लिख के। In giving these reasons, the entity shall describe the factors that played a significant role in determining the asset as an indefinite. क्या वजह ऐसी पता लगी आपको जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इसकी लाइफ क्या है? वजह बताएं, क्या वजह पता लगी कि आप कहें कि इससे इस्तेमाल ही बहुत अरसा करना है और ये जो चीज साथ ही बड़ी देती है, ये तो बड़ा पायदार किस्म का इंटेंजिबल है, मेरे से भी ज्यादा पायदार है। डन? Okay. The description, carrying amount and remaining amortization period of any intangible asset that is material to entity's financial statement. अगर कोई इंटेंजिबल बहुत मटेरियल है तो क्या क्या बताएं उसके बारे में? डिस्क्रिप्शन क्या मतलब? नाम और उसकी और रिमेनिंग अमोर्टाइजेशन पीरियड। ऐसा हो सकता है 4 सॉफ्टवेयर इकट्ठे नजर आ रहे हो नोट में, उसमें एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मटेरियल हो, उसका फिर क्या क्या बताना है? नाम और सारी चीजें। डन? चलें कल इसको शुरू करते हैं। आ जाएं, सही इधर ही आ जाएं, 1-2